नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के नए निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है जम्मू कश्मीर को। तो उसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या प्रावधान दिए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर वो कहां है? तो बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर दिया। सुहानी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, ध्रुव ने, प्रियंका, शुक्ला जी, रूपाली, संजय, गगन, विकास, रोहित, निधि, अंतिमा, सुमित, भैरव, पूजा, भावना, परी, अनुराग, दिनेश, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दिया। जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो दूसरों की भी सेवा कर दी आपने। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो तीसरा लेक्चर है वो कल यानी कि 7 मई को प्रातःकाल 10 बजे से YouTube में लाइव आएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। चलिए अब हम लोग अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने न्यूज पढ़ी होगी कि परिसीमन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर के परिसीमन से संबंधित वो कल सरकार को सौंप दी है। इनको डेडलाइन दी गई थी, इनको बोला गया था कि 6 मई 2022 तक आपको परिसीमन का कार्य जो है वो पूरा करना है और इन्होंने वो कार्य पूरा कर लिया। अब इन्होंने क्या काम करा है वहां पर, परिसीमन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए परिसीमन क्या मतलब क्या होता है, बहुत साधारण शब्दों में आपको बताऊंगा। परिसीमन का मतलब एकदम शांत मन से, बहुत सहज भाव से पूरा वीडियो देखिएगा। परिसीमन का अर्थ होता है सीमा का निर्धारण। सीमा का निर्धारण मतलब जैसे कोई भी दो देश होते हैं, ठीक है, एक देश है एक्स, एक देश है वाई, तो इनके बीच में ये जो सीमा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ये बॉर्डर है। उसी प्रकार एक राज्य के अंदर कुछ निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो उन निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमा होती है, इन निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमा है उसी को हम लोग, उसी का जब निर्धारण करा जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है परिसीमन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीलिमिटेशन। एक राज्य है, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिले जो हैं वो हैं 75। अब इन 75 जिलों, जैसे मान लीजिए जो जिले बनाए जाते हैं, तो एक हो गया आपका बनारस, एक हो गया प्रयागराज, एक हो गया कानपुर, एक हो गया लखनऊ। तो हर जिले की अपनी एक सीमा होती है, अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। तो उसी क्षेत्राधिकार, ये तो बोल देते हैं ये राज्य की सीमा है, अब ये जिले की सीमा है। उस जिले के अंदर जितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड जितनी भी जनसंख्या निवास करती है, तो उन जनसंख्या की सेवा करने के लिए कौन होते हैं? या तो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, ठीक है। तो ये जो जनता की सेवा करने के लिए ये जो नेता चुने जाते हैं, सांसद या विधायक चुने जाते हैं, तो ये कितनी जनता की सेवा करेंगे उसको बोलते हैं परिसीमन। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए एक एक्स जो है वो राज्य है, इसकी जनसंख्या है 1 करोड़। तो परिसीमन जो आयोग है, सरकार ने यह निर्धारित करा कि 1 करोड़ पर 5 सीट इसको मिलेंगी लोकसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा में 1 करोड़ में 5 सीटें इसको मिलेंगी। अब मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या वाई है, उसकी जनसंख्या है 5 करोड़, तो इस हिसाब से इसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए? 20 सीटें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो परिसीमन आयोग होता है वो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी जो सीटें होती हैं उनका आवंटन करता है। अब आप यहां कहेंगे कि भाई सर यहां तो बात हो गई कि 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ पे 5 सीटें, ये सरकार ने नियम निकाला है। अब जिसकी जनसंख्या ही बहुत कम है तो ऐसे तो उसका प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक अपवाद है हमारे संविधान में, उसमें यह बोला गया है कि भाई जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम होती है, ठीक है, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम होगी तो वो नियम जो है वो इन पे लागू नहीं होगा जो नियम इन पे लागू होता है। अब वो नियम क्या है? वो निर्वाचन क्षेत्रों में किस तरीके से जनसंख्या डिवाइड करी जाती है वो आप परिसीमन में देखेंगे। तो इतना जो बेसिक सा डिफरेंस है वो समझ में आया आपको? अब देखिए परिसीमन के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल 82 है, अनुच्छेद 82, ये क्या है? ये भारत की संसद को बोलता है कि भाई उस परिसीमन जो अधिनियम है उसको बना के लागू करा जाएगा। कब? प्रत्येक जनगणना के बाद,
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से जब जैसे ये संसद को शक्ति देता है और राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करा जाता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 170 है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो परिसीमन आयोग है, ये परिसीमन आयोग बनाया जाता है वो उसी आर्टिकल की हेल्प से बनाया जाता है। इस परिसीमन आयोग को बनाते कौन है? हमारे माननीय राष्ट्रपति जी बनाते हैं। तो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग जो है उसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। परिसीमन आयोग का जब गठन करा जाता है तो परिसीमन आयोग को एक समयावधि दी जाती है कि भाई आपके पास इतना टाइम है और इस पर्टिकुलर क्षेत्र में या पूरे भारत की जो सीमा निर्धारण करना है। सीमा निर्धारण किसका? मैं बार बार बोल रहा हूं, निर्वाचन क्षेत्रों का। और किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करना है, ये आप अपनी एक रिपोर्ट आप दोगे। तो ये जो रिपोर्ट परिसीमन आयोग देता है ना, इस चीज को ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को कोई भी खारिज नहीं कर सकता, इसको मना नहीं कर सकता, इसको किसी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो भी रिपोर्ट देते हैं वो सबको माननी होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं परिसीमन आयोग की अनुच्छेद 82 की हेल्प से। अब परिसीमन आयोग जो होता है उसमें कितने लोग होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको सबसे पहली फोटो दिखाई थी, तो परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, जो यहां पर अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज होंगे। तो यहां पर जो जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया था, तो उसमें जो रिटायर्ड जज थी वो कौन थी? रंजना प्रकाश देसाई। पीसीएस लेवल पर आपसे ये नाम भी पूछा जा सकता है, बट यूपीएससी लेवल पर ये याद रखिएगा, परिसीमन आयोग है उसकी संरचना होती है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो उसमें टोटल 3 लोग शामिल होते हैं, ठीक है। 3 लोगों में एक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जो जज होते हैं वो। दूसरे कौन होंगे? जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी कि सुशील चंद्रा, ये दूसरे व्यक्ति हो गए। और तीसरे व्यक्ति होंगे जो जिस राज्य की बात करते हैं जहां पर परिसीमन करना होता है, जिसकी सीमाओं का निर्धारण करना होता है, उस राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको लिया जाता है। तो कहने का मतलब है टोटल 3 सदस्यीय समिति होती है या 3 सदस्यीय जो आयोग होता है। तो ये संरचना होती है किसकी? परिसीमन आयोग की। तो ये मैंने आपको परिसीमन के बारे में बेसिक सी चीज बताई। अब जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग ने अपना रिपोर्ट कल सरकार को सौंपी है, तो उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं वो जान लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले अगर इस परिसीमन आयोग की बात करें, उसके पहले तक पर जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी उसमें टोटल कितनी सीटें थी? 87 सीटें। अब 87 सीटें प्लस इसको ऐसे देख लीजिए कि 24 सीटें जो हैं वो किसके लिए आरक्षित हैं? वो पीओके के लिए, जो पाक अधिकृत कश्मीर है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं। तो टोटल जो सीटें थी वो 111 थी, बट 24 सीटों पे चुनाव तो होते नहीं है, क्योंकि ये किस पे आती हैं? ये पीओके का हिस्सा है। जिस पे चुनाव होते थे वो कौन सी सीटें थी? वो थी 87 सीटें। अब इस 87 में जो कश्मीर था उसको 46 सीटें मिली थी, जम्मू को 37 सीटें मिली थी और लद्दाख में 4 सीटें थी। 24 सीटें यहां पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 87 में 4 सीटें तो ऐसे ही निकल गई, है ना? क्यों? क्योंकि लद्दाख भी है, वो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो अब इस समय कितनी सीटें होनी चाहिए? 83 सीटें। तो 83 सीटें थी। आर्टिकल 370 से पहले की बात करेंगे तो ये जो मैंने आपको गणित बताई है बहुत बेसिक सा, इसको ध्यान रखिएगा। रंजना प्रकाश देसाई का मैंने नाम बताया, उसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या करा है आयोग ने? देखिए 83 सीटें मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई किस तरीके से 83 आई, क्योंकि 4 भी अलग हो गई हैं। 87 में 4 अलग हो गई, तो बची कितनी? 83। अब इन 83 सीटों में क्या हुआ है कि 7 विधानसभा की जो सीटें हैं वो जोड़ दी गई हैं। अब ये 7 सीटें आई कहां से हैं? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसको 2 संभागों में बांटा गया है। एक संभाग तो जम्मू हो जाता है और दूसरा जो संभाग हो जाता है वो कश्मीर हो जाता है। तो जम्मू को यहां पर 6 सीटें नई दी गई हैं और कश्मीर को यहां पर 1 सीट दी गई है। तो 6 + 1 कितने हो गए? 7। इन 7 को आप 83 में जोड़ दोगे तो टोटल कितनी सीटें हैं? 90। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा में लेटेस्ट टोटल कितनी सीटें हैं, तो वो 90 हैं। जम्मू कश्मीर में नई 6 सीटें बढ़ाई गई हैं जम्मू में, और कश्मीर में 1 नई सीट बढ़ाई गई है। यहां पर
आरक्षण भी दिया गया है। किसको किसको आरक्षण मिला है? अनुसूचित जनजातियों को और अनुसूचित जाति को। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण है, इन 90 सीटों की बात कर रहा हूं, उसमें 9 सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए। और इन्हीं 90 सीटों में से जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं, वो 7 सीटें इनको आरक्षित कर दी गई हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा आंकड़ा है वो मैंने आपको बताया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां पर क्या करा गया है, इस विधानसभा में परिसीमन आयोग ने बोला है कि जो कश्मीरी प्रवासी थे, जो कश्मीरी हिंदू थे, जो वहां से प्रवास करके चले आए थे, वापस वो वहां पे गए हैं, तो उनके लिए मिनिमम कम से कम 2 सीटें जो हैं उनको आरक्षित करी जाएंगी। इनका प्रावधान भी करा गया है। इसी के साथ साथ इसमें यह भी करा गया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो पीओके है, इससे जो लोग विस्थापित होके वापस से भारत में आ गए थे, ठीक है, भारत, अब देखो पीओके भी भारत का ही हिस्सा है, बट अभी मैं भारत उस चीज को बोल रहा हूं जो पीओके के बाहर है। तो पीओके से विस्थापित होकर जो लोग भारत आ गए थे, तो उनको भी 1 सीट उस व्यक्ति को दी गई है, उसके लिए आरक्षित करी गई है कि उसको भी यहां पर प्रतिनिधित्व जो है वो मिलना चाहिए। अब देखिए, जो कश्मीरी हिंदू हैं, इनके लिए मैंने आपको बताया कि 2 सीटें आरक्षित हैं। इन्हीं 2 सीटों में से ऐसा बोला गया है कि 1 सीट महिला के लिए होनी चाहिए, तो महिला का भी यहां पर प्रतिनिधित्व हो। तो ये था बेसिक फैक्ट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं इस उत्तर लेखन में अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं तो केवल जितने मैंने तथ्य आपको बताए हैं कि 83 का, 7 का, 90 का जो आंकड़ा मैंने बताया है वो बस ध्यान रखिएगा। बाकी फैक्ट्स आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। SC ST का जो फैक्ट है वो पढ़ लीजिएगा। जो यहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, 1 सीट महिला को दी जा रही है, और कौन सी महिला होनी चाहिए? कश्मीरी हिंदुओं से विस्थापित हुई महिला होनी चाहिए। पीओके के लिए 1 सीट रिजर्व है। इतने फैक्ट जो है वो मैंने आपको सरल शब्दों में समझा दिए, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।